क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट द कोल्ड वॉर एरा। देखिए दोस्तों, पहले इसके मतलब के बारे में जान लीजिए एक्चुअली है क्या। देखिए वॉर जो है दो तरीके की होती है, एक होती है हॉट वॉर, दूसरी कोल्ड वॉर। हॉट वॉर में हम ज़्यादातर डायरेक्ट वॉर करते हैं, आर्मी का यूज़ करते हैं, इसमें इंपैक्ट भी ज़्यादा होता है। लेकिन कोल्ड वॉर में हम डायरेक्टली आर्मी का यूज़ नहीं करते हैं, हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल टेंशन बढ़ाते हैं, यानी कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया और चाइना के बीच में एक कंडीशन बन गई थी, उसको आप कोल्ड वॉर की कंडीशन भी कह सकते हैं, जो कि हमने बैन लगा दिया था उनके ऐप्स पर। ये सब एक कोल्ड वॉर का ही एक कंडीशन है। अब देख लेते हैं इस चैप्टर में एक्चुअली में बताया क्या गया है। जब 1945 सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गई थी तो दो सुपर पावर निकल गई, पहले यूएसए, अब दूसरी यूएसएसआर। यूएसएसआर जो है सोवियत संघ थी, जो कि 1992 में टूटकर जो कि आज रशिया है वो। तो दो सुपर पावर थी, इसमें दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन चलता रहा, कई बार क्राइसिस हुआ, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी हुआ। इसमें इस चैप्टर में ये भी बताया गया है एक्चुअली में कोल्ड वॉर है क्या, उसके क्या कारण है, कैसे ये जो दो सुपर पावर है ये इमर्ज हुए, क्या कौन से एरिया में ये जो कोल्ड वॉर है वो हुआ, क्या क्या उसके सामने चैलेंजेस आए, ये नैम ऑर्गेनाइजेशन क्या था, इसके समिट कब हुए, एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन था ये क्या था, या इंडिया का इंपैक्ट क्या रहा कोल्ड वॉर पर, ये सब चीज बताई गई हैं इसमें। चलिए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। दी कोल्ड वॉर एरा, कोल्ड वॉर यानी कि कोल्ड वॉर मैंने जैसे कि आपको बताया, इसमें हम आर्मी का यूज नहीं करते, इसमें हम पॉलिटिकल टेंशन को बढ़ाते हैं। पॉलिटिकल जितनी भी सारी चीजें होती हैं इंटरनेशनल, वो उस चीज को हम डिपेंड रहते हैं उस पर कोल्ड वॉर लड़ने के लिए। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ 1945 में, तो दो पावर निकल गए, यूएसए यूएसएसआर। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। दोनों के बीच में कंपटीशन चलता रहता था, इसको हम सोवियत संघ भी कहते हैं यूएसएसआर को। दोनों के बीच में कंपटीशन ये था कि कौन किससे आ गया, कि ऐसा होता है ना, जो भी बड़े लोग होते हैं उनके बीच में कंपटीशन भी फिर आ जाता है। तो ठीक वही चीज़ इनके बीच में हुआ था। अब ऐसे कॉम्पिटिशन चल ही रहा था, एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी हो गया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखिए कैसे हुआ था। एक क्यूबा एक देश है अमेरिका के पास जो कि कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट यानी कि जैसे यूएसएसआर है। तो उसके यूएसएसआर सोचता था कि ये जो क्यूबा देश है वो उसको यूएसए उस पर कब्जा ना कर ले, इसलिए यूएसएसआर के जो एक लीडर थे निकिता क्रुश्चेव 1962 में, इन्होंने जो है क्यूबा के प्राइम मिनिस्टर फिडेल कैस्ट्रो से एक टीटी साइन किया, या अपने रिलेशन बढ़ाए। रिलेशन कैसे बढ़े, ये ज़्यादा कम समय में डिप्लोमेटिक टॉक करते रहते थे, डिप्लोमेटिक उनकी हेल्प करते थे, है ना, और उन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी देते थे। तो क्यूबा और यूएसएसआर के बीच में रिलेशन बढ़ गए। जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे उस समय के जॉन एफ कैनेडी, वो देखते रह गए, कहा कि इसने कैसे रिलेशन बढ़ा दिए। तो उसके बाद डिप्लॉय भी की थी आर्मी यूएसएसआर ने अपनी क्यूबा में। तो ये सब चीज़ चलती रही, ऐसे मिसाइल क्राइसिस हुआ, क्यूबा इसलिए फेमस हो गया क्राइसिस। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन आता है, द कोल्ड वॉर वाज नॉट सिंपलीफाई अ मैटर ऑफ पावर राइवलरी ऑफ मिलिट्री अलायंस एंड ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। यानी कि ये जो कोल्ड वॉर है ये अब कंपटीशन नहीं रहा मिलिट्री में, अब ये जो है क्या रहेगा, है ये आइडियोलॉजी रह गया। इसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए यूएसए और यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी वो दोनों की डिफरेंट थी। यूएसए को हम वेस्टर्न अलायंस में मानते हैं, यूएसएसआर को हम ईस्टर्न अलायंस मानते हैं। दोनों विश्व जो है दोनों दो हिस्से में बढ़ गया था। जो यूएसए था वो सोचता था कि उसके देश में लिबरल डेमोक्रेसी रहे या कैपिटलिज्म रहे, दोनों रहे। लिबरल डेमोक्रेसी में यानी कि कोई भी उसके देशवासी को स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉलो ना करने पड़े, कैपिटलिज्म यानी कि बिजनेसमैन के लिए फ्री मार्केट रहे। लेकिन उसी के विरुद्ध यूएसएसआर सोचता था कि मेरी सोसाइटी सोशलिज्म रहे, कम्युनिज्म रहे, स्टेट्स के बारे में मैं सोचूं। दोनों की नीतियां अलग थी, आइडियोलॉजी अलग थी। इसी के कारण बहुत बड़ा कारण था इनके बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गई। एक्चुअली में कोल्ड वॉर होता क्या है, पहली वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 तक हुई, और चली रही थी। तो दो ग्रुप बढ़ गए सेकंड वर्ल्ड वॉर में, एक हुआ अलाइंड फोर्सेस, दूसरा हुआ एक्सिस पावर्स। अलाइंड फोर्सेस में बफ्स जो थे, एक ट्रिक है याद करने के देशों को, बफ्स के यानी कि ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस एंड एसए सोवियत यूनियन। एक्सिस पावर में जीत थे जापान, इटली, जर्मनी। ये सारे देश दो फोर्सेस में, दो ग्रुप्स में बढ़ गए। अब देखते हैं, जब इस सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई अगस्त 1945 में, एंड इसलिए हुई थी क्योंकि जापान ने सरेंडर कर दिया था। एक्चुअली क्या हुआ था, यूएस ने जो है जापान पर दो एटॉमिक बम गिरा दिए थे, एक हिरोशिमा पे और नागासाकी पे। अब ऐसा तो कहेंगे कि नहीं कि एटॉमिक बम, उसकी आर्मी ऐसा तो कहेगी नहीं यूएसए की कि हमने एटॉमिक बम गिराया। तो उन्होंने कोड वर्ड रख रखे थे एटॉमिक बम के। हिरोशिमा पे जो गिराया वो था लिटिल बॉय, नागासाकी पे जो गिराया वो था फैटमैन, और ये 12 किलो टन का था। देखिए इसके बाद यूएसए का बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हुआ, क्रिटिसाइज भी किया कि यूएसए ने गलत किया, लेकिन बहुत से देशों ने उसको समर्थन भी दिया क्योंकि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो इसमें होना ही था। इसके रीजंस ये थे, अगर आप वॉर लड़ते हैं तो इसमें, अगर आप वॉर लड़ते हैं तो उसमें आदमी भी मरेंगे, इंसान मरेंगे, और उसमें जो है बहुत लॉस होगा। तो रीजन कोल्ड वॉर का ये था क्योंकि इसमें कोई जीतता नहीं है, इसमें कोई हारेगा जीतेगा नहीं कोल्ड वॉर में। इसमें बस आप दूसरे कंट्री का, अपोजिट कंट्री को कितना इंपैक्ट कर सकते हैं, बस उसी पे ये फोकस करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बहुत ज़्यादा वॉर पर आ जाती थी, लेकिन कोल्ड वॉर पे इतनी नहीं रहती, सिर्फ पॉलिटिकल टेंशन बढ़ाना होता है। कॉस्टली एटम यानी कि जो एटम बम हम वॉर में यूज़ करेंगे उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें हम आर्मी का यूज़ तो करेंगे ही नहीं, इसमें हम सिर्फ एक इंटरनेशनल रिलेशन का यूज़ करेंगे, है ना। रीजन इसके यही थे, क्योंकि क्या होता है, रिलेशंस जो है, रिलेशनशिप हमारी किसी भी देशों की डिटरेंस हो जाती है, गड़बड़ा जाती है, तो उनके बीच में कोल्ड वॉर के हालात आ जाते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, कोल्ड वॉर
देश इसलिए लड़ रहे थे ताकि तीसरी वर्ल्ड वॉर को हम अवॉइड कर सकें, क्योंकि तीसरी कहा जाता तीसरी वर्ल्ड वॉर में ज़्यादा तबाही आ जाएगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मुकाबले। अब इन दो पावर का कैसे इमरजेंस हुआ, कैसे ये इतना उभर गए हैं? क्या हुआ, दोनों देश जो हैं, ये दोनों देशों ने अपने समर्थन में अपने देश लेने शुरू कर दिए विश्व से, यानी कि पूरा विश्व इनके समर्थन में जाने लगा। कोई यूएसए के जा रहा है, कोई यूएसएसआर के जा रहा है। यूरोप के जो वेस्टर्न, ये जो एन लिखा हुआ है ये डब्ल्यू है, जो वेस्टर्न एरिया था वो यूएसए के पक्ष में था, और जो ईस्टर्न एरिया था यूरोप का वो यूएसएसआर के पक्ष में था। लेकिन एक ऐसा भी मूवमेंट चला जिसमें कोई भी इन दोनों के पक्ष में नहीं था, उसका नाम था नैम, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था, कोई देश था यूएसए के समर्थन में, कोई था यूएसएसआर के समर्थन में, लेकिन जो तीसरी पार्टी रह गई जो कि दोनों के समर्थन में नहीं थी, वो जाती थी नैम में। यूएसए को वेस्टर्न अलायंस भी कहा जाता है, यूएसएसआर को ईस्टर्न अलायंस भी कहा जाता है। एक्चुअली में देश इनको ऐसे समर्थन क्यों दे रहे थे? क्योंकि उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी, है ना। अगर आप किसी भी सुपर पावर का समर्थन करते हैं तो वो आपको प्रोटेक्शन देगा। दूसरा, वो आपको वेपन की सप्लाई का भी कम नहीं होने देगा। तीसरी चीज, आपको फाइनेंशियल हेल्प भी करता रहेगा। चौथी चीज, अगर उसके खिलाफ, आपके खिलाफ कोई भी सुपर पावर लड़ता है तो जिस सुपर पावर को आपने अपना समर्थन दे रखा है तो वो पहले आपकी तरफ से लड़ेगा सुपर पावर से। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। एली का मतलब होता है फ्रेंड। ये सारे जो छोटे छोटे देश हैं ये यूएसए और यूएसएसआर के अलग अलग पक्ष में एली करने लग गए थे, फ्रेंडशिप करने लग गए थे। मैंने बताया क्यों कारण था ये सब फ्रेंडशिप करने का, प्रोटेक्शन उन्हें मिल सकती थी। अब क्या हुआ, आगे चलते चलते यूएसए ने एक नाटो, एक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साइन कर लिया, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या था, 12 देश थे। अप्रैल 1949 में ये साइन हुआ था। इसमें यूएसए ने कहा कि अगर हम 12 देशों पे कोई भी अलग देश अटैक करता है तो हम 12 के 12 मिलकर इसे मारेंगे। मतलब इतना बुरा, मतलब इतने खतरनाक ये वॉर करने के इरादे में थे। यूएसएसआर के होश फक्त हो गए, उसने कहा कि ऐसा होगा तो हम हार ही जाएंगे, भले ही कोल्ड वॉर है लेकिन हमें अपनी आर्मी तो मजबूत रखनी पड़ेगी। तो उसी के खिलाफ उन्होंने 1955 में नाटो के काउंटर करने के लिए वॉरशो पैक्ट ला दिया, जो कि पोलैंड की कैपिटल में साइन हुआ। अब चलते हैं आगे। देखिए, जो यूएसएसआर था उसके ईस्ट यूरोप में बहुत दबदबा था, तो यूएस ने सोचा इसका ईस्ट में दबदबा तो है, लेकिन मेरे को एशिया में अगर दबदबा करना है तो मेरे को कुछ अलग करना होगा। तो इसने ट्रीटी साइन किया, ऑर्गेनाइजेशन साइन किया सीएटो सेंटो के नाम से। सीएटो यानी कि साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो का मतलब सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से इसके एशिया में थोड़े मजबूत हुए पैर। गुड रिलेशन था यूएसएसआर का नॉर्थ वियतनाम और नॉर्थ कोरिया, इराक के साथ, है ना। इसने भी एशिया में अपने थोड़े पांव जमा रखे थे। देखिए, एक्चुअली में यहाँ चल क्या रहा है कोल्ड वॉर में, ये चल रहा है कि तू आगे चल, मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। मतलब दोनों में इतना कॉम्पिटिशन चल रहा है, कोई एशिया को कब्जाना चाह रहा है, कोई किसी को कब्जाना, मतलब दोनों कोई पीछे नहीं रहना चाहता, है ना। एक्चुअली में सुपर पावर जो थे उन्हें प्रॉफिट क्या था, इन छोटे छोटे देश को अपने तरफ लेने में। क्या होता था, जो भी इनकी आइडियोलॉजी है, अगर कोई भी देश आपके समर्थन में, इट मीन्स वो रिस्पेक्ट कर रहा है आपकी आइडियोलॉजी की, तो इन्हें ऐसा लगता था कि हाँ, अगर मेरे नीचे कोई देश है तो मेरी आइडियोलॉजी वो भी मान रहा है, तो आइडियोलॉजी को एक बहुत बड़ा रूट मिल जाता था इनकी। दूसरी चीज, इकोनॉमिक सपोर्ट उन्हें मिल सकता था, छोटे छोटे देशों से थोड़ा टैक्स भी ले सकते थे, या कोई भी साइन करके ट्रीटी, उनसे मतलब इकोनॉमिक सपोर्ट मिल सकता था। तीसरी चीज, स्पाई एनिमी, यानी कि एनिमी पर नजर रख पाते थे। कोई भी समझ लीजिए देश है छोटा जो हमारे समर्थन में और हमारे दुश्मन के साइड में ही है, तो हम उस पर अपने मिलिट्री डिप्लॉय करके या रडार सिस्टम डिप्लॉय करके दुश्मन पर नजर रख सकते हैं। चौथी चीज, लॉन्च वेपन्स एंड ट्रूप्स। ये मैंने बताया, हम अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर सकते हैं, सोल्जर्स में भेज सकते हैं, उस पर नजर रख सकते हैं, एक दबाव भी बनेगा। और पांचवी चीज, जो उस देश में ऑयल्स और मिनरल्स मिल रहे हैं जो कि हमारे समर्थन में, उसकी तो सप्लाई बनी ही रहेंगी। ये सारे प्रॉफिट होते हैं सुपर पावर्स को। अब पढ़ते हैं नैम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नैम यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो कि 1950 से 1960 तक रहा। चाइना, और उस समय चाइना और यूएसएसआर की वॉर भी हुई थी। देखिए, वो कौन से एरिया थे जो कि जहां पर कोल्ड वॉर हुआ। कोल्ड वॉर वैसे तो एक पॉलिटिकल कंडीशन है, लेकिन कहीं कहीं ये जो है वॉर के रूप में भी आ जाता है, लेकिन वो वॉर बहुत लिमिटेड रहती है, ज़्यादा वर्ल्ड को इम्पैक्ट नहीं करती। 3 जगह हुआ, वियतनाम, अफगानिस्तान, कोरिया। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, वैक। तीनों देशों में बहुत मृत्यु हुई, डेथ हुई, तीनों में वॉर हुई थी, लेकिन बहुत लिमिटेड थी। ये तो तीनों देशों में हुई, लेकिन यूएसए और यूएसएसआर का डायरेक्ट जो सीधा सीधा आमने सामने, वो कहाँ हुआ? वो हुआ कोरिया में, बर्लिन में, कोंगो में। ये डेट मैंने दे रखी है कब कब हुआ। अब देखिए, नेहरू जी जो थे वो चाहते थे कोरिया में पीस आए, यानी कि शांति आए, वो कोरिया को लीड कर रहे थे। कोंगो में जो थे यूनियन सेक्रेटरी जनरल उनको लीड कर रहे थे, मैसेज दे रहे थे ये दोनों, और ये दोनों ही नैम के बहुत वरिष्ठ नेता थे। यानी कि नैम जो है अपना रोल निभा रहा था शांति करने में, देश में, पूरे विश्व में, सॉरी। एक्चुअली में ये डायरेक्ट यानी कि आमने सामने आए कैसे थे, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती थी कई बार, क्योंकि इनके पास डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन बहुत कम था, वीक था। यानी कि ये कभी बैठक ही नहीं करते थे आपस में देश, ये कभी कुछ बोलते आपस में, कुछ बयान नहीं, सीधा एक दूसरे को तबाह करने के सपने देखते थे, और ये जानते भी नहीं थे सामने वाले पे कितनी आर्मी है, ये अनुमान लगाते थे, इतनी आर्मी है, मैं इससे ज़्यादा रखूंगा, ज़्यादा डिप्लॉय करूंगा, मतलब कॉम्पिटिशन चलता रहता था बेफालतू में। लेकिन सोचिए, अगर जो भी पूरे विश्व 2 हिस्सों में बटा हुआ था, तीसरा तो अलग ही था, 2 हिस्से में से कोई भी एक देश अगर किसी दूसरे देश पर या कोई भी हिस्से पर वो एटॉमिक पावर का यूज कर दिया तो क्या होता। जो आपको ये नक्शा दिख रहा है ना, वो नक्शा ऐसा नहीं होता आज। तो इसमें एक खतरा भी था, जरूरत थी हमें एक रेस्ट्रेंट्स मोरल लाने की। तो इसको देखते हुए इन ऑर्गेनाइजेशंस ने एक ट्रीटी साइन भी किया, जो कि
एटॉमिक पावर को एलिमिनेट कर देता था, यानी कि एटॉमिक पावर का कुछ भी हो जाए हम यूज़ नहीं करेंगे, और लिमिट भी रख देता था जो खतरनाक वेपन्स है उन पर। इसको हम आर्म्स कंट्रोल भी कहते हैं। 1960 में बहुत सारे ट्रीटी साइन हुए, अटैचमेंट ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। एंटी बैलिस्टिक मतलब होता है जो कि नीचे जमीन से हवा में मार्क करती है, और जो कि हवाई जहाज एटम पावर ला रहा है उस पर अटैक करती है। ये बहुत हाईली रेडार सिस्टम होती है, इसमें रेडार लगा होता है, मतलब बहुत ही फोर्स वाली होती है, बहुत खतरनाक होती है। बाइपोलरिटी के क्या चैलेंजेस थे? बाइपोलरिटी का मतलब, बाई का मतलब होता है टू, पोलरिटी का मतलब है टू पावर, सुपर पावर्स। यानी कि देखिए जो दो सुपर पावर थे इनके पास मिलिट्री की कोई कमी नहीं थी, कल्चरल तो इनका पूरे विश्व में फैल ही रहा था, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इनकी जीडीपी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इनके पास तीन ऑप्शन थे, पूरे विश्व के पास तीन ऑप्शन आए खुल के जब आया, यूएस अलायंस और यूएसएसआर अलायंस, और एक था नॉन अलायंस मूवमेंट। तो यूएस वाले को फर्स्ट ऑर्डर भी कहा गया, यूएसएसआर को सेकंड ऑर्डर कहा गया, और जो थर्ड ऑर्डर था उसमें जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कॉन्टिनेंट थे उनके देश ज्यादा जुड़े हुए थे। देखिए तीसरा जो ये जो ऑर्डर था इसमें कोई भी किसी का समर्थन नहीं करता था, ये चाहते थे कि सब लोग अपने शांति से रहें और सबको बस यही मैसेज देना चाहते थे। नेम कैसे बना? 5 फाउंडर्स इनके, पहले थे नेहरू, दूसरे थे जोसेफ ब्रजेन टिटो, गमल अब्दुल नसर, सुकार्सो, क्वामे नक्रुमा। नेहरू जो थे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, और ये प्रेसिडेंट थे यूगोस्लाविया के, जोसेफ जी। गमल तो रूलर थे बहुत बड़े इजिप्ट के। सुकार्वो जो थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, एंड जी क्वामे जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे घाना के। एक्चुअली में 5 लीडर तो थे, लेकिन ये जो तीनों लीडर थे ना, नेहरू जी, जोसेफ जी और गमल जी, ये तीनों लीडर की एक मीटिंग हुई 1956 में, और इनकी मीटिंग के बाद ही ये नेम की स्थापना हुई। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं SNJGK, यानी कि SNJGK यानी कि संजू की जीके बहुत स्ट्रॉन्ग है। एस का मतलब हो गया आपका सुकारो, एन का मतलब हो गया नेहरू, जे का मतलब हो गया जोसेफ जी, एंड जी का मतलब हो गया गमल, के का मतलब हो गया क्वामे। इसको आप इस सीक्रेट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। 1961 में इसका नेम का एक समिट हुआ जो कि बेलग्रेड में हुआ था, इसमें 25 देश शामिल हुए, 25 में से 5 देशों की फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और वो समिट इसलिए भी हुआ क्योंकि इस समय कोल्ड वॉर भी आगे मतलब बहुत फैल चुकी थी। और एक और बड़ा कारण था कि जो डीकोलोनाइजेशन भी इस समय भी ज़्यादा हो रहा था, यानी कि जो ब्रिटेन के कॉलोनीज बस रही थी वो इंडिपेंडेंट हो रही थी कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज 16 कंट्रीज इस समय इंडिपेंडेंट हुई, तो वो बहुत गरीब हुई होंगी, इसी के कारण एक समिट रखा गया, इसी ताकि ये अपनी बातों को अच्छे से रख पाएँ ये गरीब कंट्री भी। अभी रिसेंट एक मीटिंग हुई थी, समिट हुआ था 2019 अजरबैजान में, जिसमें 120 देश आए थे, लेकिन 17 देश जो थे ऑब्जर्वर थे। होमोजीन कहते हैं, देखिए जो नेम है ये बहुत अच्छा सबको लगा, क्योंकि दो कंट्रीज मतलब लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन ये तीसरा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन निकल के आया, ऐसा मूवमेंट निकल के आया जहां सिर्फ पीस चाहिए, शांति चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन बहुत सारे इस पर आरोप भी लगे, क्या आरोप लगे देख लीजिए। कहते हैं इसका व्यू जो है बहुत होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब बहुत डिफरेंट है, इसको सीरियस से नकार दिया जाता है इस बयान को। कहते हैं कि इसका होमोजीनियस यानी कि डिफरेंट व्यू तो है, लेकिन हम सब लोग एक हैं, हम सब लोग सिर्फ पीस यानी कि शांति चाहते हैं, हमारे चाहे व्यूज डिफरेंट हो अलग अलग कंट्रीज के, लेकिन हम एकता के लिए एकता में हैं। कहा गया कि आइसोलेटिज्म नीति को फॉलो कर रहे हैं। आइसोलेटिज्म एक ऐसी नीति थी जिसमें यूएस जो है अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कहा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1787 में, कि मेरे को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से अलग रहना, यानी कि कोई उसका बयान नहीं आएगा, कोई उसका रोल नहीं रहेगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो अलग हो जाएगा पूरा, वो अपने देश को डेवलप करेगा सिर्फ, इसलिए यूएस आज डेवलप है। 1787 में वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से कहा कि मैं आइसोलेटिज्म की नीति वो करूंगा, लेकिन इस बयान को भी सीरियस से नकारा, कहा कि हम एक्टिव मेडिटेशन चाहते हैं, हम मध्यस्थता करना चाहते हैं, हम आइसोलेटिज्म फॉलो नहीं करते, हम पीस और स्टेबिलिटी के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, लड़ना तो नहीं कहेंगे, हम उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। नॉन न्यूट्रलिटी ये फॉलो करता है, ऐसा बयान दिया गया। आउट ऑफ वॉर कहना था कि हम न्यूट्रलिटी तो हैं, लेकिन हम वॉर में पढ़ना नहीं चाहते, हम वॉर से दूर होना चाहते हैं, हम ये जो युद्ध हो रहे हैं इनको खत्म करना चाहते हैं, और मोरल तो हमारा है ही, हम ये भी बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। अब एक ऑर्डर हुआ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसने जो है बहुत जो डीकोलोनाइजेशन होकर गरीब देश अभी अभी आजाद हुए थे उसको बहुत हेल्प करी। कैसे? एक क्वेश्चन आता है, द नॉन अलाइंड कंट्रीज वर मोर देन मीडिएटर ड्यूरिंग दी कोल्ड वॉर एक्सप्लेन, यानी कि जो नॉन अलाइंड पार्टी थी, नॉन अलाइंड कंट्री थी, वो मीडिएटर से ज्यादा थी। वो कैसे? देखिए, जो गरीब कंट्री थी जो अभी अभी आजाद हुई थी वो नॉन अलाइंड में गई, मीडिएटर में नहीं रही, क्योंकि उनकी कोई स्पीच नहीं थी, उनका कोई बयान नहीं था, उनका कोई स्टैंड नहीं था। भाई वो अभी अभी आजाद हुई है, बहुत गरीब, उनकी इकोनॉमिक स्टैंड बहुत कम है, तो वो सोचती थी हमें नॉन अलाइंड में जाना है, हमें जो है अपने देश को डेवलप करना, पहले इकोनॉमिक थोड़ी कंडीशन अच्छी करनी है, तब हम मीडिएटर में आएंगे। ये बताया गया। लीस्ट डेवलप कंट्रीज LDCs, उनमें क्या था कि जो पॉवर्टी वो बहुत ज़्यादा थी, है ना, क्योंकि अभी अभी कॉलोनियल पावर से आजाद हुई है, तो उसमें नियो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। एक नीति थी UN, एक ऑर्गेनाइजेशन थी UNCTAD, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसने एक नीति लाया 1972 टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, यानी कि हम जो है 1972 में एक न्यू ट्रेड पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए एक उसके तरफ लाए हैं।
इस पॉलिसी ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाया, बहुत सारे रिफॉर्म्स करे ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम पे। पहला समझ लीजिए, अगर किसी भी देश में कोई भी चीज़ नेचुरल रिसोर्स पाया जाता है तो वो उसी देश का होगा, किसी दूसरे देश का उस पर अधिकार नहीं है। पहला ये तो अधिकार दिला दिया। दूसरी चीज़, वेस्टर्न मार्केट में थोड़ा एक्सेस दिलाया, मतलब आप वेस्टर्न मार्केट में भी अपने ट्रेड कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आप फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न मार्केट से कोई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं अपने देश में, तो जो गरीब देश है उनको बहुत कॉस्ट कम पड़ेगी, मतलब बहुत सस्ता कर दिया जाएगा उनके लिए। चौथी चीज़, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, रोल निभाने का मौका मिलेगा। अब जो नेम था 1961 में, तो बिल्कुल इसकी इम्पैक्ट कम ही था, क्योंकि उस समय बहुत जो है कोल्ड वॉर पिक पे थी। 1961 में इसका इम्पैक्ट कम था। मिड 1970s में जो है इसका इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय जो है ये डीकोलोनाइजेशन ज़्यादा हुआ था, मतलब इंडिपेंडेंट ज़्यादा हुई थी कंट्रीज, तो गरीब थी, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ी 1970s में। 1980s में तो एंड ही हो गया था। क्यों? क्योंकि 1980s में जो रिचेस्ट कंट्री वो यूनाइटेड रहती थी, वो एक साथ रहती थी। लेकिन गरीब देशों के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो एक साथ यूनाइटेड रहे, क्योंकि किसी कोई अलग नीति पे काम कर रहा है डेवलप करने के लिए अपने देश को, कोई अलग नीति पे, तो यूनाइटेड नहीं रह पाते थे 1980s में, इसलिए बिल्कुल डिक्रीज हो गया है। अब देखते हैं इंडिया का कोल्ड वॉर पे क्या रोल रहा, या कोल्ड वॉर का इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ा। जब कोल्ड वॉर चल रही थी, इंडिया के सामने इंडिया ने दो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। पहली, अपने आप को अलायंसेस से दूर रखना, मतलब वो किसी पक्ष में नहीं था, ना ही यूएसए के ना ही यूएसएसआर के, इससे दूर रखा ही अपने आप को। दूसरी काम जो करा इंडिया ने, वो करा कि जो छोटी कंट्री हैं, जो गरीब अभी आज़ाद हुई हैं, उनकी वॉइस रेस करी, उनकी आवाज़ उठाई कि वो एक्चुअली में क्या चाहती हैं, है ना। कितना बढ़िया काम करा। जो इसकी पॉलिसी थी, चाहे वो नेगेटिव थोड़ी पैसिव पॉलिसी थी नेम की, लेकिन कहते थे हम वॉर से कहीं उड़ के नहीं जा रहे हैं, फ्लीइंग अवे, हम वॉर से कहीं उड़ के नहीं जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि शांति रहे। दूसरी चीज़ कि जितने भी वॉर हैं, इनके पैमाने को हम कम करना चाहते हैं, इनके इम्पैक्ट को हम कम करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि जो यूएसए और यूएसएसआर में डिफरेंस हुए हैं ना, उनको हम कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों देश मिलकर रहें। और कोरियन वॉर में भी हमने एक एग्जाम्पल कहा था, जैसे कि नेहरू ने पीस लाने के लिए वहाँ पर लीडरशिप की थी। अब नेहरू जी जो थे वो चाहते थे अ जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिव स्टेट्स, यानी कि कोऑपरेटिंग स्टेट्स चाहते थे वो फ्री, किसी का ऊपर उनके राज नहीं। इंडिया का इंटरेस्ट कैसे था और किस चीज़ में था कोल्ड वॉर में? देखिए, इंडिया जब कोल्ड वॉर में नेम का वरिष्ठ मेंबर बना, नेहरू जी बने, तो इंडिया को दो फायदे हुए। पहली चीज़, इंटरनेशनल डिसीजन और स्टैंडिस, यानी कि इंटरनेशनल डिसीजन लेने में, क्योंकि 1961 में, मतलब अभी 1947 में तो हम आज़ाद होकर आए थे, इतनी जल्दी हमें इंटरनेशनल डिसीजन लेने का मौका मिला। दूसरी चीज़, बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट अदर। ये बहुत अच्छी चीज़ थी। देख लीजिए कैसे, अगर हमारे ऊपर कोई सुपर पावर दबाव डालता है तो हम क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल यूएसए हम पे दबाव डाल रहा है, तो हम क्या करेंगे? यूएसएसआर तो थोड़े अच्छे रिलेशन बना लेंगे। अब यूएसए कहेगा इसने तो यूएसएसआर से अच्छे रिलेशन बना लिए, और फिर वो यूएसएसआर से लड़ेगा, मतलब दोनों के बीच में बैलेंसिंग कर देता था। अगर कोई सुपर पावर हम पे दबाव डालता है तो हम उसके अपोजिट वाले से ज़्यादा अच्छे रिलेशन बना लेते थे, तो ये बैलेंस कर देते थे। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ भारत का। क्या कहा गया कि भारत जो है अनप्रिंसिपल्ड से चलता है, मतलब नेम में। कैसे? क्योंकि जो भी बड़े बड़े फैसले आते हैं उससे भारत अपने फैसलों पर स्टैंड ही नहीं कर पाता, स्ट्रॉन्ग स्टैंड, बड़े बड़े फैसले ले ही नहीं पाता। ये क्रिटिसिज्म हुआ था। कहा था कि ये बहुत इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट कैसे? भारत पीस के लिए रहता है, पीस के लिए हमेशा मैसेज देता है, लेकिन अब इन अगस्त 1979 में बांग्लादेश को इसने आज़ाद कराया, उसमें एक ट्रीटी साइन कर ली इसने यूएसएसआर से, जिसमें जो है 20 साल की वो ट्रीटी थी, जिसमें न्यू एक स्टेट बना देते बांग्लादेश। तो ये बहुत इनकंसिस्टेंट है। अब देखते हैं कोल्ड वॉर एक्चुअली 1945 से 1991 तक चली थी। इसका कब तक रिलेवेंस रहा, यानी कि नेम, देखिए नेम का कोल्ड वॉर के समय पे इम्पैक्ट था बहुत अच्छा, लेकिन अब ये खत्म होने लगा था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कोल्ड वॉर एंड हो गई 1991 में। रिलेवेंस कितना रहा उसका? देखिए, पहला, डीकोलोनाइज स्टेट्स जो थे उनको जो है, ऐसा नहीं है कि जो डीकोलोनाइज हुए हैं, जो अभी गरीब हैं, वो पावरफुल नहीं है। ये जो नेम है उसने उन्हें पावर बताया कि हाँ, हम गरीब देश हैं लेकिन हम पावर रखते हैं। दूसरी चीज़, गरीब तो हैं लेकिन हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, ऐसा नहीं है हम किसी के दबाव में फॉरेन पॉलिसी करते हैं। चौथी चीज़, ये जो है लास्ट की डेमोक्रेटाइज, यानी कि डेमोक्रेटाइज कर दिया, बहुत अच्छे से डिसीजन, किसी भी दबाव में आके डिसीजन नहीं लिए। ये मतलब ये सारी पावर्स जो है नेम ने पूरे उसको दिलाया, जो भी गरीब या डीकोलोनाइज्ड स्टेट्स हुए थे। आई होप ये वीडियो खत्म हो चुकी है, ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है। आई होप अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सभी लोगों का धन्यवाद।